सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब स्टूडियो में हमारे साथ, और इसके साथ साथ एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। IPPs के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उस हवाले से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ शाहीन सबाई साहब ने एक कॉलम लिखा है और जवाब दिया है शहबाज शरीफ के हवाले से, जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी लीना, बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये ख़बर जो आज काबीना का इजलास था और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो IPPs हैं उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको पब्लिक किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, क्योंकि इसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनमें तहरीक इंसाफ के वही लोग, जहांगीर तरीन साहब का नाम आ रहा है, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जो पॉलिटिकल डिवाइड में कुछ लोग इधर हैं, कुछ उधर हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ये सब। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड आपसे शेयर करना चाहूँगा। इमरान खान साहब का जब धरना था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो बहुत अरसा, कई माह तक शाम का जो प्राइम टाइम था, इमरान खान साहब आके एक स्टेज पर तकरीर करते थे और वो पूरा मीडिया उसको दिखाता था। बेसिकली इस सिस्टम के जो नकाइस थे, बड़े बड़े आदमी जिस तरह से यहाँ पर काबिज थे और गरीब आदमी के साथ जो हो रहा था, इमरान खान साहब उस पर बात करते थे और एक शऊर उन्होंने दिया। उसका नतीजा हमें नज़र आया इलेक्शन में कि पंजाब के अंदर वो मिथ टूटी कि शरीफ ख़ानदान का जो इक़्तिदार है उसका सूरज कभी भी ग़रूब नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा कि वो इलेक्शन हारे, और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, मरकज़ में भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि वो जो अपनी तकारीर में इमरान खान साहब ने इस सिस्टम के फ्लॉज के हवाले से और जिस अंदाज में करप्शन की जा रही थी उसके हवाले से जो दुनिया के मुख्तलिफ निज़ामों का हवाला दे के जो गुफ्तगू की, उसने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के नौजवानों पर। और फिर वो सारी जो फोर्स थी वो उनके साथ आई, तहरीक इंसाफ के में उन्होंने मिलकर वो इलेक्शन लड़ा और फिर वो इलेक्शन जीते। अब इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? एक उनकी पॉलिटिक्स पर बड़ी तनकीद हुई कि जी उन्होंने इलेक्टेबल्स शामिल कर लिए हैं। शायद वो वक्त की ज़रूरत थी कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे तो इलेक्टेबल्स को शामिल करना ज़रूरी था, और उन्होंने इलेक्टेबल्स जब शामिल किए उसके बाद उनके पास इतना नंबर आया कि वो हुकूमत में आए। लेकिन वो हमेशा से ये बात कहते थे कि तहरीक इंसाफ में वही आएगा जो तहरीक इंसाफ की फ़िलासफ़ी पर, मेरी फ़िलासफ़ी पर बैत करेगा। जो दूसरे उसके अगर किसी के मंसूबे हैं या ख्यालात हैं तो वो तहरीक इंसाफ में चल नहीं सकता। अब आप ये देखें कि उन्होंने इस मुल्क में जो बड़ी बड़ी करप्शन हुई, पावर सेक्टर में हुई, शुगर माफिया, आटे की कीमतें, लैंड ग्रैबर्स, और फिर जो लोन लेके जिन लोगों ने माफ़ कराए, ये बड़ी बड़ी करप्शन थी। उन्होंने उन सब के कमीशन बिठा दिए। बड़ा यार लोगों ने मजाक उड़ाया और लो जी एक और कमेटी पै गई। पाकिस्तान में कमेटी जिस पर बने, कमीशन जिस काम पर बने, तो वो कहते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो शुगर पर जो कमीशन बना, आटे पर जो कमीशन बना, उस पर एक और कमीशन बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे करीबी अजीज़ भी अगर किसी चीज़ में मुलव्वस हुए। और वो जब कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक करवाई, अब ये रिपोर्ट भी वो काबीना ने मंजूरी दे दी कि IPPs में जो माल बनाया गया है, जिस अंदाज में कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं, जिस तरह से लोगों को नवाजा गया, फ्यूल की मद में कोई 80-90 अरब रुपए, और देखिए 2025 तक देने थे 1500 अरब, तो 900 अरब तो अभी वो दे चुके हैं। तो ये एक बड़ी जो करप्शन है, ये हज़ारों अरब की कहानी है जो लूटे गए हैं पाकिस्तानी कौम से। इमरान खान जबकि उनके पास नंबर नहीं है पूरा, और ये ही इलेक्टेबल्स की मदद से और अलाइज की मदद से वो हुकूमत में है, तो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? ये एक सवाल है ना अली ना, सबसे बड़ा। जी। वाई? फिर बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि सजा तो ये दे नहीं सकते। जहांगीर तरीन 4 बंदे लेके एक साइड पे हो गया तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। परवेज इलाही साहब अगर पंजाब से निकल के आज तो नून लीग के साथ मिल जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत
नहीं रहेगी पंजाब में। क्यों कर रहे हैं ये इमरान खान साहब? इमरान खान अपनी फिलॉसफी के तहत, जो मैं समझाऊं, उन्होंने आवाम को ये बताया कि ठीक है, हुकूमत में आने के लिए मुझे इलेक्टेबल्स की ज़रूरत थी, मैंने वो इलेक्टेबल्स लिए, लेकिन मेरा मिशन क्या था? मेरा मिशन ये था कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा, और चाहे कोई मेरे भी करीब हो, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। आज इमरान खान हर कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करके ये बता रहे हैं कि मुझ में इतना तप्पड़ है, मुझ में इतना दमखम है कि मेरा अगर साथी भी कोई करप्शन करेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मैं उसको एक्सपोज करूंगा। एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं वो लोगों को कि देखो मैं यही कर सकता हूं इस वक्त, क्योंकि मेरे पास वो नंबर तुमने नहीं दिया मुझे। अगर ये एक साइलेंट मैसेज है जो मैं समझाऊं, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। हर माफिया को एक्सपोज करके, चाहे हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं इमरान खान हूं, मेरी आपसे कमिटमेंट है, करप्शन को कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे हाथ शायद बंधे हुए हैं, अभी मेरे पास वो ताकत नहीं है असेंबली में कि मैं इसके बावजूद वो करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत जाती है तो जाए। तो इमरान खान की जो पॉलिटिक्स थी, आज 2 साल के बाद हुकूमत में, भले वो इलेक्टेबल्स के जरिए आए, जो कुछ उन पर मर्जी इल्जाम लगा, लेकिन ये पाकिस्तान का नौजवान जानता है, ये पाकिस्तान का हर वो शख्स जो इस वक्त इमरान को मॉनिटर कर रहा है, वो जानता और समझता है कि इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और अब ये जो सारी रिपोर्ट्स वो पब्लिक कर रहे हैं, ये दर हकीकत वो जो धरने के दिनों में तकारीर थी, मैं उससे इसका पैरेलल ड्रा कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान वही है जो उस वक्त था। आज वो उन तमाम करप्शन माफिया को अमली तौर पर इंक्वायरियां करा के एक्सपोज करके सबूत के साथ बता रहा है कि ये इस तरह से लूटा गया। तब भी इक्तदार चाहिए था ये सब कुछ करने के लिए, तो चले भले इलेक्टेबल्स यूज किए, इक्तदार में आया, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। अब ये देख रहे हैं इमरान खान, ये बता रहे हैं लोगों को कि मुझे 1/2 अक्सरियत चाहिए, मुझे ज्यादा वोट चाहिए, ताकि मैं ये ब्लैक मेलिंग से निकल सकूं, ताकि ये जो लोग हुकूमत बनाने के लिए जो नागुजीर होते हैं, मैं इनसे पीछे हटके आपकी ताकत से हुकूमत बनाऊं, और फिर ये जो सारे लोग हैं कोई इनमें से नहीं बचेगा। मैं बड़ी ध्यानदारी से आपको ये बता, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इमरान खान का मैसेज ये है। जी राना साहब। जी समी साहब, देखें आपने बिल्कुल सही बात की है कि जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की सोच का ताल्लुक है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है, और उसका अमली सबूत उन्होंने दिया कि ये जो आटा और शुगर के हवाले से रिपोर्ट आई वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में जो इंक्वायरी कमेटी थी, उसके बाद ये IPPs वाला, ये IPPs जो हैं समी साहब, आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये मुआहदे हुए थे तो नवाज शरीफ साहब ने कितनी चीखो पुकार की थी उस वक्त। अब वक्त ने क्या साबित किया कि उसके बाद नवाज शरीफ को 2 मरतबा इक़्तिदार मिला, 2 मरतबा वो वज़ीर आज़म बने ये 94 के बाद, लेकिन उन्होंने IPPs पर हाथ नहीं डाला, इसलिए कि वो भी उस रंग में रंगे गए। उनका दामन साफ नहीं था जिस तरह इमरान खान का दामन साफ है, इसलिए इमरान खान ने IPPs के मसले को नहीं छेड़ा, बल्कि उनके अपने भतीजे भी उनमें शामिल हो गए। हमजा शहबाज साहब की भी एक चिन्होट में है कंपनी, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें हमजा शहबाज साहब की कंपनी का भी समी साहब जिक्र है। तो मसला ये है कि ये जिसने जहांगीर तरीन साहब की कंपनी जो है वो IPPs में पावर वाले सेक्टर में भी है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपना नुक्ता नज़र वाजे कर चुके। समी साहब किसी माई के लाल में यह तप्पड़ नहीं है कि वो कौमी असम्बली में इमरान खान का साथ छोड़कर जहांगीर तरीन का साथ दे जाकर उनकी पार्टी में। मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरी बात सुने भाईजान, ये जो भी इमरान खान ने फैसला करना है वो कर चुके हैं, और आज उन्होंने जो एक ये रिपोर्ट ना सिर्फ पब्लिक की है बल्कि कहा कि इसका एक पूरा इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो ये IPPs के हवाले से पावर सेक्टर में मार धाड़ जो हुई है उसकी इंक्वायरी करे। तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि वो घबराने वाले नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। FIA के जो टीम है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, शुगर को और सारी, बहुत बड़ी दर्जनों ऑफिसर हैं वो, और कोई उनकी छुट्टी नहीं है। वो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ पर वो, मैं अब नहीं मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता,
जहाँ पर उनके दफातर हैं कायम, और वो उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, अफ़गानिस्तान से बिल्टियाँ तक मंगवाई। एक ऑफिसर अफ़गानिस्तान से होके भी आया। मैं आपको बताऊँ, वो जो थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो शुगर गई है वो गई नहीं है, वो इधर ही है, इसी गोडान में रही, सिर्फ कागज़ों में गई। ऐसे ही, ठीक है। और इतनी कोशिश की है जहांगीर तरीन साहब, इतनी कोशिश कर रहे हैं और भी उनके साथी कि FIA के इन इन्वेस्टिगेटर से उनका राब्ता हो जाए। मैं आपको अगर ये बात कहूँ कि आप में से अगर उनका कोई वाकिफ़ हो, आपको ना पता हो कि ये ऑफिसर जो है ये उस इन्वेस्टिगेशन सेल का हिस्सा है, और आप उससे कहीं मिलने चले जाते हैं किसी जगह, इन लोगों ने, ये जो शुगर माफिया के लोग हैं, हर जगह पर अपने हरकारे छोड़े हुए हैं। यकीन करें, आप वहाँ से निकल के आएंगे, अभी आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे तो आपके फ़ोन की घंटी बजेगी और दूसरी तरफ से टॉप 3 लोग इनके होंगे और वो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यार इनसे हमारी मुलाकात करवा दो किसी तरीके से। और ये FIA के वो लोग हैं जो कतई तौर पर किसी तरह भी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। वाजिद ज़िया एक दरवेश मंच आदमी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इदारों में बड़ी ताकत है। अगर टॉप पर हुक्मरान ईमानदार बैठा हो और इदारे के लोगों को ये पता हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जाएगा, तो इस कौम में मैं आप ये जो ऑफिसर आपको नज़र आ रहे हैं यंग, ये 90% ईमानदार ऑफिसर हैं। इनकी जो हिम्मत और ताकत, इसलिए ये बड़ी खामोशी से बेचारे माजी में काम करते रहे हैं कि जब आपकी टॉप पर बदउनवान हुक्मरान मुसल्लत हो और इनको ये पता हो कि आगे बढ़ने के लिए बदउनवानी की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो वो बदउनवानी करेंगे। लेकिन जब इन्हें यह पता चल रहा है कि ऑनेस्टी से काम करेंगे और करप्शन को पकड़ेंगे तो इसमें तरक्की भी होगी, तो वो लोग करने मरने के लिए तैयार हैं। 10 अरब रुपए, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं, 10 अरब तक की ऑफर की गई है प्ली बार्गेन में कि जी 10 अरब रुपया ले लें। सब्सिडी कितनी आप बात करते हैं, 3 अरब, 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब, ये हम 10 अरब रुपया वापस करने के लिए तैयार हैं। इस मामले को हशप कर दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं राना साहब, बात नहीं बन रही। FIA के लोग ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सारी कहानी है, इसमें मैंने जो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, इसमें अब किरदार शुरू होता है पाकिस्तान के लोगों का। राना साहब, उन आदमियों का जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उस नौजवान का जो आज महरूम नजरों से, खाली नजरों से बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता है सड़कों पर, ये बड़े बड़े टेलीविजन पर अमीर लोगों के लिए जो इश्तिहार बनते हैं वो देखता है, क्योंकि उसके जो ख्वाब हैं, उसकी जो उमंगें हैं, कोई उन ख्वाबों को मटेरियलाइज करने वाली चीज नहीं है। उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमरान खान के इस मैसेज को समझे। और असल में जरूरत इस बात की है कि ये कौम पहले से भी बड़ी तादाद में इमरान खान के पीछे आके खड़ी हो और उसको वो ताकत दे जिस ताकत की बुनियाद पर वो इस सारी करप्शन को दबा सके। मैसेज इमरान खान का ये, उसने काम कर दिया, उसने हुकूमत में आ गया इलेक्टेबल्स को यूज करके, लेकिन जिस सीढ़ी पर चढ़ के वो हुकूमत में आया, उन्होंने बेईमानी की, उसने उनको नंगा किया। और फिर सलीम साफी हमारा दोस्त और बहुत सारे और दोस्त वो कॉलम लिखते हैं कि जहांगीर तरीन तो बड़ा एक मोहसन था इमरान का। इमरान खान का कोई मोहसन नहीं है, उसकी मोहब्बत, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के लोगों से है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन उसने ये साबित कर दिया है और आज वो ये पैगाम दे रहा है, एक साइलेंट मैसेज पाकिस्तान के लोगों को कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ आके, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा अजीज नहीं है, सिर्फ तुम गरीब मेरे दोस्त और मेरे अजीज हो और ये मुल्क मेरा अजीज है और मैं यहां से करप्शन को निकाल बाहर करूंगा। तो राना साहब, आम आदमी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करने की शदीद जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह से कहानी आगे चलेगी नहीं। ये तो लोगों का साथ चाहिए इसमें राना साहब। लोगों का साथ तो बिलाशुबा चाहिए समी साहब। ये देखें, इमरान खान साहब ने जो आपने बात की है ना, एक मैसेज देने की, उन्होंने कौम को बताया कि भाई ये देखें, मैं तो जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब आगे क्या होना समी साहब? आगे ये होना है, ये देखें, मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होना ही होना है। इस मुल्क ने अल्लाह के फजल से तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। और ये जो रुकावटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इस सिस्टम को, ये सिस्टम इमरान खान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। समी साहब, ये जो इमरान खान एक दयानतदार नेक नीयत आदमी है,
उनके रास्ते में ये मौजूदा सिस्टम जो है ये सबसे बड़ी रुकावट है। उनके रास्ते में रुकावट ये कुछ इस तरह के अनासर हैं जो उनकी पार्टी में मौजूद हैं और वो इस वक्त हुकूमत में से कुछ हुकूमत में भी हैं। लेकिन इमरान खान ये 2-3 तहकीकात जो सामने आई हैं इनमें साबित हो गया कि ना उन्हें किसी वज़ीर की परवाह है ना किसी मशीर की परवाह है। तो ये सिस्टम जो है समी साहब ये ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम जो है ये नहीं चल सकता। ये एक बात साबित हो गई है, ये जो कुछ इंक्वायरियां हो रही हैं उनसे ये बात सामने आ रही है कि ये पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं है। यहाँ पे इमरान खान जैसे दयानतदार आदमी को इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कौम से खिताब में वाजे करें कि ये रुकावटें हैं जिसकी वजह से मैं ये निज़ाम तब्दील करना चाहता हूँ, मैं रेफरेंडम कराना चाहता हूँ, फिर अवाम उनका साथ दें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो करंट क्राइसिस है इसने दुनिया में सिस्टम्स को तब्दील कर दिया है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू साइन कर रहे हैं कोलिशन और अपोजिशन के साथ मिलकर वो सारा काम कर रहे हैं। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि हम अमेरिका के अंदर जो वर्क वीज़ाज़ हैं और जो इमिग्रेशन है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। अब आप जो अमेरिका की हिस्ट्री को समझते हैं, अमेरिका की तरक्की, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, उसके जो एक वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स कि ये जो मुल्क है ये पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक मिसाल था जिसमें ये उसका आइडिया ये था कि ये पूरी दुनिया से जो बेस्ट ब्रेन है उसको वो अपने पास लेके आएंगे। और पीएचडी अगर आपने किसी सब्जेक्ट में की है उस लिस्ट में शामिल है तो सिर्फ उस पीएचडी की बुनियाद पर अमेरिका आपको इमिग्रेशन देता है। दुनिया के बेस्ट ब्रेन उन्होंने उठाए हैं। लेकिन आज अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि पाबंदी 2015 में राणा साहब जो वर्क वीज़ाज थे वो 6.25 लाख थे साल के, 2018 और 19 में वो तादाद 4.5 लाख, 4,65,000 वर्क वीज़ाज दिए गए थे। अब वो वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आने वाला है, उसमें वो कैटेगरीज आ जाएंगी। चंद जो कैटेगरीज हैं उसको वो इस्तिस्ना देंगे जो बहुत उनके लिए ज़रूरी हैं। टोटली बंद। ये जो सिस्टम है ये मुल्कों के लिए बनाए जाते हैं, ममालिक या मुल्क सिस्टम के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। बिल्कुल विल ऑफ द पीपल नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेट इन द गवर्नमेंट मेकिंग फंक्शन। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक सिस्टम आपको डिलीवर नहीं कर रहा और ये ताकत के छोटे छोटे जजीरे जो करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं और फिर उसके बाद मुसल्लत हो जाते हैं, और इमरान खान जैसा ऑनेस्ट आदमी भी हमें एक स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल अगर इसमें बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए, किसी शख्स के लिए नहीं, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, पाकिस्तान के उन गरीब लोगों के लिए जिनकी बुनियाद, जिनके नाम पर यह हुकूमत करते हैं, अगर कोई तब्दीली की जाए तो ये मिसालें हमारे सामने मौजूद है। मैंने आपको मिसालें दी हैं कि बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स जो हैं वो तब्दील हो गए, वो तब्दील कर दिए गए। तो पाकिस्तान में भी तब्दीली आ सकती है और आनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुकद्दर है पाकिस्तान के लोगों का, ये मुकद्दर नहीं है गुर्बत उनका। ये जो उनका इस्तेसाल है ये उनके मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ, ये चंद लोगों ने क्रिएट किया जो इस वसाइल पर काबिज हैं। उनको हटाने के लिए अवाम ही उठेंगे तो तभी कुछ होगा, वगरना तो कुछ नहीं हो सकता। राना साहब, समी साहब, ये देखें इस बात पे काफ़ी बहस होती रही है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है। मैं आपको बताऊं, बंदा सामने आ चुका है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सूरत में, जिसने कौम को बता दिया है कि ये देखें आपके ख़जाने पर, आपके टैक्सों से जो पैसा आया उस पर किस किस ने डाका मारा। उनकी निशानदेही हो रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद मगरमच्छों की निशानदेही समी साहब होगी, और उसके बाद अब इनका एहतसाब रुकना नहीं है समी साहब। और इसमें ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सिस्टम जो है वो मुल्क के लिए होता है, मुल्क सिस्टम के लिए नहीं होता। और ये जो एक खामखा में बनाया हुआ है, आप मुझे बताएं इसको कैसे आप जमहूरी सिस्टम कह सकते हैं कि वडेरा और जागीरदार जो है वहाँ जो हारी हैं उसकी मर्जी के खिलाफ वोट दे सकते हैं? क्या लोग अपने सरदार की मर्जी के खिलाफ वोट दे सकते हैं?
ये किस किस्म का जमहूरी निज़ाम है समी साहब? ऐसा निज़ाम नहीं, मुझे ये तो नहीं हकीकी जमहूरियत चाहिए। आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि एक तरफ हम इस पूरी माफिया की बात करते हैं और यही माफिया है जो हमारी इकॉनमी में इनकॉपरेट करता है, और इसी माफिया को सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन पैकेजेस दिए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन को जो है वो एक इंडस्ट्री बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अलीम खान साहब जाते हैं और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। फिर हम आजम सवाती को भी देखते हैं। फिर इवेंचुअली अभी एक टिकर्स भी चल रहे थे जिसमें लिखा था कि इमरान खान साहब जो हैं ज़राए के हिसाब से थे वो टिकर के, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो चारों के चारों लोग हैं, नदीम बाबर साहब, रज़ाक दाऊद साहब और खुसरो मुख्तार, ये सब लोग, ये मुझे उम्मीद है कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी में ये लोग क्लियर होंगे। तो इस तरह की बातें भी तो सर हमारे सामने आती हैं जहां पर आप तो लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वहां पे हमें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई गलत हो रही है। अलीम खान साहब का सिर्फ वापस आना कोई गलत नहीं है, नैब उनके खिलाफ रेफरेंस ही नहीं कायम कर पाती है। और अगर ऑपोजिशन की बारी है, अब देखें, नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक इदारा है, कानून और आइन के तहत है। बहुत सारे जो बंदे हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं होते तो वो उनको बरी कर दिया जाता है। और देखें, जिसको अदालत बरी कर दे या जिसको ये अदालती निज़ाम छोड़ दे तो उसको आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि फिर वो मुजरिम है। मुलजम तो आप उसे कह सकते हैं, मुजरिम तो आप नहीं कह सकते जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए। अब अगर उन्होंने ये कहा है कि जो रज़ाक दाऊद साहब हैं और वो दूसरे नदीम बाबर साहब हैं या चंद और लोग, तो उन्होंने कहा है कि मेरी ये उम्मीद है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मेरे साथ आए और इन्होंने कहा कि ये करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रहे होंगे। अब वो जब एक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नतीजा सामने आता है, देखिए कल भी एक बात हो रही थी, आप कह रही थी कि जी फोरेंसिक की क्या लीगल हैसियत है। फोरेंसिक जो है ना, फोरेंसिक रिपोर्ट, वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक पूरा आप मुकम्मल पिन पॉइंट करके लेके आए कि जनाब ये काम किसने किया। आप अपनी फाइंडिंग पूरी एविडेंस के साथ लेके आए। वो एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होता है या नहीं होता, क्या होता है, इसकी बुनियाद पर होती है, लेकिन वो बेसिकली इट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि जनाब ये बंदों ने ये किया है। और फिर अगर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, बाजुकात कुछ लोग अदालतों से बच जाते हैं, क्योंकि ये जो डाका डालने वाले हैं ये बड़े माहिर और बड़े शातिर लोग होते हैं। ये बड़ा व्हाइट कॉलर क्राइम में किसी को कन्विक्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अगर ये यकीन आ जाता है, क्योंकि वो जिन ऑफिसर्स को उन्होंने लगाया जिम्मे, उन पर वो बिलीव करते हैं, FIA को वो बिलीव कर रहे हैं, वाजिद ज़िया पर इमरान खान बिलीव कर रहे हैं, तो अगर वो बताते हैं तो फिर ये इट इज फॉर इमरान खान। तो ये कहना, ये बात आपकी सही है। देखें, एक रात में रोम नहीं बन जाता, एक ही हल्ले में सारी चीजें नहीं होती। आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं और आप इंटेंशंस देखते हैं और ये देखते हैं कि किस हद तक काम हो रहा है। और बाज़ का 4 अटेम्प्ट्स में 5 अटेम्प्ट्स में सारा मसला हल होता है। बिल्कुल ठीक है समी साहब, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर हम 10 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज देखें ना तो वो भी सारी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, जो ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मजीद कौन सी स्टोरीज हैं? देखिए, नहीं, मैं पहले इसी स्टोरी पे बात करता हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में आपने कहा कि चंद लोगों को, रज़ाक दाऊद साहब हैं उसमें, और बहुत सारे लोग हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, जब ग्रेट डिप्रेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी उसी बीच में था 30s में, फिर वो आपकी स्टॉक मार्केट भी सारी की सारी वो क्रैश हुई। अमेरिका का जो टर्न अराउंड था इस सारे मामलात में, वो उसमें कंस्ट्रक्शन का एक बूम था। हाईवेज बनाए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, क्योंकि जब आप, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि 30-40 सनतें हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन को ओपन करेंगे तो वो उन सरिया बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, सिरेमिक्स आएंगी, उसमें प्लम्बिंग आएगी, उसमें इलेक्ट्रिक का सामान आएगा, उसमें ईंट, उसमें बजरी, उसमें रेत, उसमें मट्टी, ये हर जगह पे रोजगार मिलेगा। तो जब वो रोजगार मिलेगा तो उससे जो पैसा है उसकी मूवमेंट होगी, तो आपकी जो GDP है उसमें इजाफा। और यही इकोनॉमी है, जब आपके पास पैसा है, खर्च आप करते हैं उसे, तो इसमें। अच्छा, अब आपने कहा जी कि बड़े बड़े लोग वो हैं। देखिए, सिस्टम में माजी में
यही तो, इसी के खिलाफ तो इमरान खान आए हैं कि जिन लोगों ने जो कुछ भी किया उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं। अब ये पावर सेक्टर में इंक्वायरी, वो नदीम साहब, इसमें रज़ाक दाऊद साहब और यही और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ये कौन से हैं जिन्होंने हर सिस्टम में फ़ायदा उठाया। तो उनके खिलाफ अगर किसी भी सिस्टम में जाके फ़ायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं, अगर आप लीगल काम करें तो इंक्वायरी होगी, अगर आप उसमें नीट एंड क्लीन है तो ठीक है। अगर आपने माल 2 नंबर कमाया तो आप अपना हिसाब देंगे। आप इंडस्ट्री बना दी आपने उसको, जो ईमानदार लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो नेक नियति से आगे बढ़ना चाहते हैं, और गवर्नमेंट का काम भी ये होता है कि नेक नियत या ईमानदारी से करने वाले लोगों को फैसिलिटेट करे, तो उससे पाकिस्तान में तरक्की आएगी। आपने जो पॉइंट किया वो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता भी तो यही है ना, इसके अलावा और कौन सा रास्ता है? ठीक है सर, आपने सही बात की, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम जब भी बात करते हैं, हम करप्शन की बात करते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन की अगर आप खोलते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, फिर उनकी भी यहाँ पे स्टेक हो जाएंगे। लेकिन आपके जो 15 से 20 जो कंपनीज हैं, उनकी कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उनके रेफरेंस से लोग नहीं आने चाहिए। इन चीज को आपने ट्रांसपेरेंसी है उसको, उसका बड़ा ख्याल रखना है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। अभी अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो आपकी ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो बिजनेस जाएगा, उसका वो तमाम जो कंपनियां हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि वहां पर तो अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो बताया जाता है सबसे बिजी तरीन एयरपोर्ट होगा, अगर वो सब कुछ हो जाए तो इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन आप बना लेते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, बड़े बड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स आपके बन जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो भैया आप फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आई होप सर, इंशाल्लाह। अब अगली कौन सी स्टोरी आप करना चाहते हैं? शाहीन से भाई साहब का सर जिक्र करना चाहेंगे आप? वो जो अच्छा नहीं, वो देखें, सोहेल वड़ाइच साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनकी शहबाज साहब से मुलाकात हुई। राणा साहब कॉलम लिखा उन्होंने, कॉलम में वो बड़ी अजीब सी बातें हैं, बड़ी कंट्राडिक्शंस भी हैं उनकी। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन से 1 महीना पहले तक शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी वो तो काबीना फाइनल हो रही थी उनकी, और उन्होंने ही गवर्नमेंट में आना था, और फिर अचानक हर चीज़ जो है वो तब्दील हो गई। और फिर वो कहते हैं जी कि वो जो बड़े भाईजान हैं उन्होंने कहा कि बस आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, मैं ये नहीं संभाल सकता, आप ही ने बनना है वज़ीर-ए-आज़म। 5-6 दफ़ा उन्होंने कहा, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं कि मैंने कहा मैं उनके पेट में छुरा घोंप के या पीठ में छुरा घोंप के मैं नहीं बन सकता वज़ीर-ए-आज़म। अगर वो खुद कह रहे हैं तो फिर ये छुरा कहाँ मारा किसने? छुरा तो तब मारा जाता ना जब आप पिछली गली से जाके बंदों को साथ मिला के वो कोई हमलावर होते हैं। देखिए सनी साहब, सोहेल वड़ाइच साहब जो है ना हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। मसला ये है कि शरीफ ख़ानदान के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की शान अक़दस में किताब भी लिखी, आपको याद हो। गद्दार कौन? तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए ही अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, इस बात पर जो लोग शहबाज शरीफ को जमहूरियत का चैम्पियन बनाकर पेश करते हैं वो खुद चुल्ली भर पानी लेकर उसमें डूब मरे। चुल्लू भर पानी? हाँ, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मसला ये है कि वो खुद कहता है मैं एक साजिश के तहत वज़ीर आज़म बन रहा था, काबीना बना रहा था। वो आप पढ़े ना, उनके अपने अल्फाज पर ज़रा गौर करें ना। तो समी साहब ये सारी ढकोसलेबाजी पूरी दुनिया को बैनुल अक़वामी अखबारात उठाकर देखें। इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी माहौल ये था, उस लिखा जा रहा है कि जी 1 महीना पहले तक तो सूरत हाल ये थी कि शहबाज शरीफ साहब आए के आए, पता नहीं कहाँ ख्वाब में आते थे, क्या होता था। और दूसरी तरफ समी साहब ये करना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने एक और बात भी कही है कि मैंने भाईजान से कहा कि जी आप फैसला कर दें कि हमजा और मरियम में से कौन क़यादत करेगा ताकि ये मसला तय हो जाए। तो भाईजान ने कहा मैं आके करूँगा वहाँ पे पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है, वो आप रोशनी डालें। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना बस वो खूच क्या ना प्यार रहेगा नहीं। इसका मतलब है तस्दीक कर दी ना कि हमजा शहबाज और मरियम में लीडरशिप का झगड़ा है। और एक और बात जो कही शहबाज शरीफ साहब ने कि नवाज शरीफ साहब के दिल का इलाज कोरोना के मसले के बाद होगा। इसका क्या मतलब है? कोरोना का तो अभी इलाज ही नहीं दरियाफ्त हुआ, कोरोना तो अगले 6 महीने साल महीने कुछ नहीं होगा। और उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं,
टोटल आइसोलेशन में हैं, किसी से नहीं मिलते हैं और अपने दिल का इलाज वो कोरोना का मसला हल होने के बाद कराएंगे, तो फिर ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो कोरोना के इंतज़ार की वजह से मियाँ साहब को कुछ नहीं कहेगी और कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा तो मियाँ साहब जाके अपने जिस्म से उस बीमारी को निकाल देंगे। आप ज़रा याद करें, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें और जो प्रेस रिपोर्ट्स, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ गया, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गया, दिल की धड़कन ऊपर हो गई, अटैक भी हो गया, और यहाँ तक इन्हीं ये जो दानिश्वर हैं इन्होंने ये लिखा अपने कॉलम्स में सब ने कि जनाब वो तो ये अब्दुल फ़कार अली भुट्टो के बाद पहले सिंध का वज़ीर आज़म फांसी लगी और अब ये पंजाब से एक लाश, तो ये फ़ौज लाश नहीं उठा सकेगी। ये क्या इन्होंने माहौल बनाया, क्या इन्होंने ड्रामा बनाया और क्या ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं? यही सारे देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुझे याद है हामिद मीर साहब का कॉलम, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, उसको बाहर जाने की इजाज़त दें, और अगर वो नहीं आया तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। अब कौन उनकी सियासत का झंडा उठा के फिर रहा है? कौन ये जो सारी कहानियां लिख रहा है, कॉलम लिख रहा है और सब अपने प्रोग्राम्स में नवाज शरीफ साहब को एक जमहूरियत का पता नहीं, वो जो जैसे वो अमेरिका का वो बॉक्सिंग नहीं होती, एक फेक बॉक्सिंग जिसमें बड़े बड़े चैंपियन आते हैं, उठा उठा के मारते हैं बंदों को। तो भाईजान ये जो सारी कहानी है ना राना साहब, ये जो मीडिया का जो रोल है जिसमें आप लोगों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, एक्सपोज हो गया सारा। नवाज शरीफ साहब देखिए, क्लासिक एग्जाम्पल है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी को जिस तरह मीडिया ने पेश किया, और अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, सबसे बड़ी खबर इस कॉलम में ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई इम्कान नहीं, वो वापस नहीं आ रहे, और वो वापस नहीं आ रहे इसलिए हमजा और मरियम नवाज का मुकाबला होगा, जो इनमें से जीतेगा वही पार्टी की सदारत को संभालेगा। बेसिकली इसमें यह सबसे बड़ी खबर है कि नहीं आ रहा है नवाज शरीफ साहब। एक और चीज भी है ना, जब उनके पास ऑप्शन थी, उन्होंने कहा मैं तो अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। अभी भी उन्होंने बड़े भाई को मैंने अर्ज किया कि क्या मुकाबला होगा सर? भाई को मरियम तो बोलती नहीं है और वो क्या भाई खुद कह रहा है नवाज शरीफ के भाई के साथ शहबाज साहब बन जाएं आप, तो वो धोखा कहां से हो गया फिर? भाईजान भाई कहां कह रहा, भाई ने ऐलान किया कि मेरी जगह, अब जब वो नाहल हुए उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब। चौधरी गुलाम हुसैन ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुझे बताया कि भाईजान ने कहा कि कल 2:30 बजे आप आ जाइएगा, बस तू ही सारा कुछ करना। मैं क्या नहीं भाईजान नहीं, उन्होंने कहा नहीं कल 2:30 बजे। और फिर चौधरी गुलाम हुसैन थे बकौल शहबाज साहब कहते हैं 2:30 कभी नहीं बजे, मैं इंतजार कर रहे हैं उदों दा 2:30 कभी नहीं बजे। मेरी बात सुने, चलिए ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, हमजा शहबाज साहब तो हैं कैद में, और दूसरा तरह मरियम साहिबा एक तरह की कैद में है, बहुत से उनके अपने रहनुमा ये बोलते हैं, तो ये जो मुकाबला है इन दोनों का समी सब ये कहां पर होगा, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक पे मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो समी साहब मुझे ये बता दें कि ये मुकाबला कहाँ पर होना है, और दूसरा इस वक्त जब नैब की तरफ से कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो हाजिर हों, उस वक्त में इस तरह के कॉलम आना, इसका कोई आपस में कोई ताल्लुक है? देखिए, इसका कोई भी ताल्लुक हो वो छोड़ें। अब नैब वाले एक तो आज उन्होंने ये कह दिया कि जी हम वो करेंगे, कल प्रेस रिलीज आ गई, शुगर के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। पहले सोए हुए थे, 4 महीने के बाद आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। नैब ने अपने कामों से इंसान की इज़्ज़त बनती है और कामों से ही उनकी जो इज़्ज़त है वो खाक में मिलती है। तो ये नैब को सबसे पहले टेक ओवर करना चाहिए था। FIA ने बना लिया, रिपोर्ट आ गई, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फोरेंसिक आए, तो अब जनाब नैब वाले आ गए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जी हमने फैसला किया कि हम ये करेंगे। और भाई आपको कोई क्रेडिट नहीं देने वाला, क्रेडिट गोज़ टू FIA, क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये आप दूसरों के सर से क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। ये आप गोंगलों तो मिट्टी ना चाड़ो तुसी जनाब। एक तो ये बात होगी। दूसरा, आप ये जो कह रहे हैं ना कि आप कह रही हैं कि जी वो कहाँ पर होगा, देखें ये बैटल ग्राउंड है और यहाँ पर सामने हैं दोनों। मरियम साहबा बाहर बैठी हैं, हमजा शहबाज जेल में है, और शहबाज शरीफ साहब, अब नैब कहती है जी कि अगर नहीं आएंगे तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। एयरपोर्ट बंद है, ट्रैफिक भी, कहीं बसें भी नहीं चल रही, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ चले जाना है? वो बाहर से पाकिस्तान आए हैं, तो अब उनको आप पकड़ लेंगे कि जी वो पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे? फजूल बात है। अगर वाकई आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है और आपको रिमांड चाहिए तो आप ठीक हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो आप उनको बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहे और हम पकड़ लें, ऐसी कोई ये
मैं नहीं समझता कि ये कोई जस्टिफाइड एक्शन होगा। बाकी उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, वो बादशाह आदमी है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल आखिर फैसला कर लिया कि कोरोना का टेस्ट वो करा रहे हैं। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फैसल ईदी साहब से उनकी मुलाकात हुई 4-5 दिन पहले, फैसल ईदी का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से उनकी मीटिंग्स हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको भी कराना पड़ेगा? बाज़ औक़ात कैरियर जो है, किसी में अगर कोरोना उसको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे को भी दे देता है। और दूसरी बात ये कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बताया जा रहा है 24 से 21 दिन, यानी 5-7 दिन के बाद अगर आपका टेस्ट हो और वो हो सकता है नेगेटिव आए, लेकिन 12 दिन के बाद वो आपका पॉजिटिव आए। ये मुमकिन है, ये हो रहा है ऐसा। तो अब ये इमरान खान ने बड़ा सही फैसला किया। उन्होंने अपने मॉलिज की रिकमेंडेशन पे ये सब कुछ किया होगा। लेकिन राना साहब, वो जो बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहे, कल तो सदर साहब से भी मुलाकात हुई, उसमें DGISI भी थे। उससे पहले वो कैसर जो हमारे असद कैसर साहब हैं, स्पीकर से भी, और भी बहुत सारे लोगों से मिले, काबीना से मिले। अल्लाह ना करे कि किसी को हो। लेकिन ये एक इशू तो बनता है ना, एक सवाल तो बनता है ना राना साहब। देखें भाईजान, बात ये जी, अब ये ना कहिएगा कि अब काबीना और इन लोगों के लिए कानून और है। नहीं, कानून की बात नहीं है भाईजान। बात ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनके जो मालिज हैं डॉक्टर फैसल साहब, वो भी बड़े काबिल डॉक्टर हैं। और उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दूंगा कि वो टेस्ट कराएं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। अब एक टेस्ट तो उनका अभी हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो 10 दिन बाद दोबारा भी करा लेंगे। ठीक है, तो अब बात तो ये है, बाकी जो लोग हैं सबका कराना चाहिए। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का रिजल्ट आए ना, उसके बाद बाकियों की बात करेंगे आप। मसला ये है, देखें आप इसको अब छोड़े, आप जो असल हर बंदा आगे किसी ना किसी से मिलता है। आप कह रहे हैं 10 दिन के बाद कराएंगे, क्यों 10 दिन के बाद कराएंगे? प्राइम मिनिस्टर का नेगेटिव आ जाता है, अपना करेगा इंशाल्लाह, और नेगेटिव आ जाए और अल्लाह करेगा कि वो सेहतयाब होंगे, खुदा करे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी की बात है ना। नहीं, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद फैसला कर लेंगे कि भाई अगर 10 दिन तक हम इंतजार करेंगे या 3-4 दिन तक हम इंतजार करेंगे कि क्या होगा। डेफिनेटली जिस तरफ समी साहब ने इशारा किया, बहुत अहम लोगों से उनकी मुलाकात हुई। आम आदमी को तो अगर वो मास्क के बगैर जाए तो पकड़ लेते हैं, पूछते हैं शनाख्ती कार्ड दिखा, किधर से आ रहा है, और इधर आप कह रहे हैं कोई नहीं, वो 10 दिन होगा उसके बाद भी लगाते हैं। भाईजान ऐसी बात नहीं, किसी को हर कोई अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। मसला ये है, नहीं, उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल भी नहीं है। कसम से मैंने कल उनको देखा है, अक्सर मैं उनको देखती हूँ, दौरे करते हैं लोग, 4-4, 10-10, 12-12 लोग उन पे चढ़े होते हैं। वो आप अपने मीडिया वालों को भी देखिए। मसला ये है कि देखिए, हम बात कर रहे थे जिसकी, आप उस तरफ रहे, फिर आपका वक्त खत्म हो जाएगा। आपका जो सवाल चल रहा है, आपका जो सवाल है कि हमजा शहबाज, नहीं हमजा शहबाज राना साहब इतना अहम नहीं है। हमजा शहबाज, ये देखें, ये इस वक्त जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो सबसे अहम है। वो सब, उनकी सेहत सबसे अहम है, और अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो जाएगा। कल रिपोर्ट आ जाएगी। ये इसको डिले नहीं होना चाहिए था। नहीं, कहाँ डिले हो रहा है, फौरन हो जाना चाहिए था। अभी मैं देख रही थी, अब तो आज वो कर दिया, आज ही उसकी रिपोर्ट आई है फैसल ईदी साहब की, आज ही उनका, आज इसमें कोई डिले नहीं है। नहीं तो डिले कहाँ हुई है, डिले कहाँ हुई है? इसमें तो डिले है ही नहीं। सिर्फ धक्के थोड़ी खाने पड़ते हैं। सुबह अगर टेस्ट हो जाता है तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट नहीं, अब ये कोई डिले नहीं है, सुबह शाम सही है। अब आप मुझे इस पे तो ना वो करें। खैर, मुझे ऐसे ही लगता है सर। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम जीत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।